Welcome to my channel, and we are going to study about the morphology and life cycle of Trypanosoma gambians, वो पैरासाइट जो कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नाम का डिसीज करता है। ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस की लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होती है, दैट इज ह्यूमन एंड टैट्सी फ्लाई। अब इसमें ह्यूमन जो होते हैं वो प्रिंसिपल होस्ट होते हैं, यानी डेफिनेट होस्ट होते हैं, जिनके अंदर वो जो पैरासाइट होता है अपनी सेक्सुअल मेच्योरिटी अटेन करता है। उसके बाद दूसरा होता है वैक्टर, यानी कि इंटरमीडिएट होस्ट, जो एक प्राइमरी होस्ट से दूसरे प्राइमरी होस्ट तक इन्फेक्शन को फैलाता है, वो होता है वैक्टर, जो यहाँ पे है टैट्सी फ्लाई। और उसके बाद कुछ आते हैं रिजर्वॉयर होस्ट, जिनके अंदर जो पैरासाइट है कुछ टाइम तक स्टे करता है, लेकिन वहाँ पे वो ना तो अपना डेवलपमेंट करता है ना ही कोई एक्टिविटी करता है। तो उन होस्ट को हम बोलते हैं रिजर्वॉयर होस्ट, जो कि यहाँ पे हैं पिग्स, बफेलोज और भी कुछ एंटीलोप्स की तरह और भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, यानी स्ट्रक्चरल डिटेल्स पढ़ेंगे। तो ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट है जिसका स्ट्रक्चर लीफ की तरह होता है। इसके पास एक फ्लैजिलम होता है मूवमेंट करने के लिए। एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड दोनों की शेप्स अलग अलग होती हैं। एंटीरियर एंड जो होता है वो पॉइंटेड होता है, जबकि पोस्टीरियर एंड जो होता है वो ब्लंट होता है, यानी पॉइंटेड नहीं होता है। पैरासाइट की दो डिफरेंट शेप्स होती हैं, यानी वो शॉर्ट स्टम्पी हो सकता है या फिर लॉन्ग सिलेंड्रिकल हो सकता है। अब अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, शॉर्ट स्टम्पी भी और लॉन्ग सिलेंड्रिकल भी। ऑल्सो इंटरमीडिएट शेप्स भी पाई जाती हैं, यानी दोनों के बीच का जो एक शेप होगा वो। और अगर हम टैट्सी फ्लाइज की बात करें तो सेलिवरी ग्लैंड्स में खाली शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म मिलती है, वहाँ पे लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म नहीं मिलती है। एट द सेम टाइम मिडगट में खाली लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म मिलती है। नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस। इसमें जो एंटीरियर एंड है वो पॉइंटेड है क्योंकि उधर फ्री फ्लैजिलम प्रेजेंट है। एट द सेम टाइम पोस्टीरियर एंड जो है वो ब्लंट है, पॉइंटेड नहीं है। बॉडी की जो कवरिंग होती है उसे पेलिकल बोलते हैं। ऑल्सो मूवमेंट के लिए फ्लैजिलम यूज़ होता है। फ्लैजिलम अटैच रहता है पेरिकल से, और एंटीरियर एंड पे जो फ्लैजिलम होता है वो फ्री होता है, यानी अटैच नहीं होता है। जब फ्लैजिलम बीट करता है तो पेलिकल फोल्ड बनाती है एक, जिस फोल्ड को हम बोलते हैं अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। इसका क्या फंक्शन होता है, जब ब्लड में ये पैरासाइट मूव करता है तो ये अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन उसके मूवमेंट में उसे हेल्प करती है। फ्लैजिलम जिस पोर्शन से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं ब्लिफरेलोप्लास्ट। उसी के पास में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं काइनेटोप्लास्ट। साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया जो कि डिस्क शेप्ड होता है वो इस काइनेटोप्लास्ट के सराउंडिंग में प्रेजेंट रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, यानी वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, जबकि कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। एट द सेम टाइम फ्री राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब साइटोप्लाज्म में फूड मटेरियल रिजर्व रहता है और उन ग्रैन्यूल्स को बोलते हैं रिजर्व फूड ग्रैन्यूल्स, जहाँ पे फूड मटेरियल रिजर्व रहता है। इसकी बॉडी में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ दिस इज़ द होल लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट। लाइफ साइकिल जो होती है वो डायजेनेटिक होती है ट्राइपेनोसोमा की, मतलब उसको दो होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें हमारा प्रिंसिपल होस्ट होता है ह्यूमन एंड वेक्टर होता है, या फिर बोलें कि इंटरमीडिएट होस्ट होता है टी सेट फ्लाई। उसके बाद ह्यूमन बॉडी में ये पैरासाइट रहता कहाँ पे है, तो ब्लड के अंदर एंटर करने के बाद ये ब्लड सेल्स में नहीं जाता है, लेकिन ब्लड प्लाज्मा के अंदर अपनी ग्रोथ करता है। नाउ इस लाइफ साइकिल में जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें जितने भी फेजेस होते हैं वो ह्यूमन के अंदर होते हैं, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो उसमें जितने भी फेजेस होते हैं वो टी सेट फ्लाई के अंदर होते हैं। तो हम दोनों पोर्शन को अलग अलग स्टडी करेंगे और उस तरीके से पूरे लाइफ साइकिल को समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन के अंदर जो फेजेस होते हैं उनके बारे में।
सबसे पहले ह्यूमन में क्या होगा, टेट्सी फ्लाई के थ्रू इन्फेक्शन होगा। टेट्सी फ्लाई मेटासाइक्लिक फॉर्म को लाएगी अपने सैलिवरी ग्लैंड्स में और जिसको ह्यूमन ब्लड में वो इंजेक्ट कर देगी। ह्यूमन ब्लड में जो पैरासिटिक फॉर्म होती हैं वो सेल्स के अंदर एंटर नहीं करती है, लेकिन ब्लड प्लाज्मा के अंदर रहती हैं। तो सबसे पहले मेटासाइक्लिक फॉर्म लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में बदल जाएगी जब वो ह्यूमन ब्लड के अंदर एंटर करेगी। उसके बाद पैरासाइट डिवाइड होना स्टार्ट कर देते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन से वो डिवाइड करेंगे, अपनी जो पॉपुलेशन है उसे इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद क्या होगा, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस से अपने आप को फीड करते हैं, लेकिन जब ग्लूकोज की सप्लाई रुक जाती है क्योंकि एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये अपनी फॉर्म चेंज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म से धीरे धीरे शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में आने से पहले ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म में आएगा, जिसमें जो फ्री फ्लैजिलम होगा उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगी। उसके बाद ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें फ्री फ्लैजिलम एब्सेंट होगा। उसके बाद क्या होगा, जब दोबारा से टेट्सी फ्लाई आकर ह्यूमन ब्लड को सक करेगी तो वो इन शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म को अपने साथ ले लेगी और आगे फिर साइकिल कंटिन्यू होगी। सो टेट्सी फ्लाई ने शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म को सक कर लिया है जब उसने ब्लड को सक किया ह्यूमन से। तो अब क्या होगा, टेट्सी फ्लाई के गट में शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में चेंज हो जाएंगी। उसके बाद गट के अंदर ही जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म है उनका डिवीजन होगा बाय लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। उसके बाद वो सैलिवरी ग्लैंड्स में चली जाएंगी विद द हेल्प ऑफ ईसोफेगस। अब क्या होगा, लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म क्राइथीडियल फॉर्म में चेंज हो जाएंगी सैलिवरी ग्लैंड्स में आने के बाद। अब क्राइथीडियल फॉर्म में क्या होता है, काइनेटोप्लास्ट पोस्टीरियर एंड पे जो सिचुएटेड था वो पीछे की तरफ चला जाएगा और न्यूक्लियस जो थोड़ा सेंटर में था वो पोस्टीरियर एंड की तरफ आ जाएगा। उसके बाद ही क्राइथीडियल फॉर्म डिवाइड करना स्टार्ट करेंगी, बाइनरी फ्यूजन से ये डिवाइड करेंगी और सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर ये मेटासाइक्लिक फॉर्म में चेंज हो जाएंगी। मेटासाइक्लिक फॉर्म नॉर्मल कंडीशंस में होती है, इनका न्यूक्लियस सेंटर में होता है, लेकिन इनके अंदर फ्री फ्लैजिलम एब्सेंट होता है। अब क्या होगा, जब ये वाली फ्लाई वापस से ह्यूमन को बाइट करेगी तो ये मेटासाइक्लिक फॉर्म को ह्यूमन ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर देगी और वापस से साइकिल रिपीट होगी। तो इस तरीके से इस पैरासाइट की जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है। इस पैरासाइट से जो डिसीज़ होती है उसे हम बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि वेस्ट अफ्रीका के जो पार्ट्स है वहाँ पर पाई जाती है ये डिजीज़। और स्लीपिंग सिकनेस में होता क्या है, जो पेशेंट होगा वो प्रॉपरली सो नहीं पाएगा और इवेंचुअली आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता है तो उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि सिम्टम्स क्या क्या हैं इस डिसीज़ के। तो सिम्टम्स है हेडेक यानी सर में दर्द, फीवर रहना, वीकनेस होना, जॉइंट्स में पेन रहना एंड एनीमिया। उसके बाद डायग्नोसिस या फिर बोलें डिटेक्शन के दो मेथड हैं। सबसे पहला बाय ब्लड फिल्म्स, यानी क्योंकि ये पैरासाइट ब्लड के ल्यूमन को इन्फेक्ट करता है तो ब्लड फिल्म बनाकर भी हम एग्जामिन कर सकते हैं कि पैरासाइट प्रेजेंट है या नहीं। लेकिन अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया है तो वी विल हैव टू गो फॉर द सेकेंड मैथड, दैट इज़ एग्जामिन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो अब हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो अर्ली स्टेजेस में अगर हमें पता लग जाए कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है तो विद द हेल्प ऑफ सम ड्रग्स ये ट्रीट हो सकता है, जैसे कि एटॉक्सिल ड्रग की हेल्प से। लेकिन अगर इन्फेक्टिव स्टेजेस आ गई हैं तो ड्रग्स ये जो भी ट्रीटमेंट है वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है और डेथ भी हो सकती है इंडिविजुअल की। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो अगर फ्लाइज़ की ग्रोथ को, जो इंटरमीडिएट होस्ट है, वेक्टर है, अगर उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर दिया जाए या फिर उनको ह्यूमन पॉपुलेशन से अलग रखा जाए तो इस डिसीज़ से प्रिवेंशन मिल सकती है।